वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। सो जो आज का टॉपिक है वो करंट अफेयर, जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनको आपको पता है डेली बेसिस के ऊपर हम कवर कर रहे हैं। तो जो ये वीडियो जब शूट हो रही है यानी कि आज तारीख है 14 अप्रैल 2024, तो 14 अप्रैल 2024 के कुछ करंट न्यूज़ हैं और हमारे लिए जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस हैं उसी को ही यहाँ बताया जाता है, जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं या फिर आपके जो ग्लोबल से न्यूज़ होती हैं, ग्लोब से जो न्यूज़ होती हैं उन्हीं को ही हम करंटली लेते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पहली न्यूज़ की ओर। तो वेलकम बैक आवर चैनल टू आवर चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। डेट 14/04/2024, मतलब भाई आप डेस्क क्लिक कर लीजिए। तो पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है पूरी दुनिया का, यानी कि पूरी ग्लोब का अर्थ का, ये अर्थ का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी, यानी कि जो हरित ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बार बार बना सकते हैं, जिससे इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं होता है, जिसके लिए जीरो कार्बन एमिशंस होता है, तो ऐसा प्लांट लगाया जा रहा है कहाँ? इंडिया के अंदर। ये लास्ट ईयर भी टॉपिक्स में था, इस बार फिर किसके द्वारा लगाया जा रहा है भाई? वही आपको पता है, अडानी जी के द्वारा, अडानी की कंपनी के द्वारा। और इन्होंने ट्वीट करके बताया था कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट रहेगा ये गुजरात के अंदर रहेगा। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह याद करनी है वो है गुजरात। गुजरात में आपको पता है कच्छ एक एरिया है जो कि थोड़ा सा पाकिस्तान बॉर्डर से, और फिर इस तरफ चलते हैं तो हम सी की तरफ आते हैं तो वहाँ पे लिखता है, तो लार्ज कच्छ एंड स्मॉल कच्छ दो नाम से है, तो लार्ज कच्छ की ओर ये लगाया जा रहा है। और इसका एरिया जो बताया जा रहा है वो लगभग इनका ये रहेगा 726 किलोमीटर के अराउंड, यानी कि आप 220 किलोमीटर के अराउंड मान के चलिए किलोमीटर पर स्क्वायर हो जाएगा ये एरिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई हमें कम से कम 30 गीगा वोट एनर्जी बनाएंगे हम, 30 गीगा वोट, यानी कि जो लगभग 20 मिलियन जो हाउस हैं, जो घर हैं, उनको हम डेली बेसिस पर 20 मिलियन घरों को चला सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट प्लांट है ये वहाँ लगाया जा रहा है। तो ये खबर में इसलिए है क्योंकि इसको अब 2025 के अंदर बताया जा रहा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा और वर्क फंक्शन में हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और वर्क करने लगेगा। तो हमें जो याद करने की चीज़ है वो ये कि दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लांट है वो कहाँ लगाया जा रहा है, वो आपके अपने गुजरात के अंदर लगाया जा रहा है और कच्छ एरिया के अंदर लगाया जा रहा है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो हमारी अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ। तो आपको पता है मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था भाई, इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ जो पिछली बार भी फैब की बताई गई थी, ऐसे मार्च की रिलीज़ हो रही है। तो यही है कि भाई इसके डिक्लाइन देखा गया था। तो हमारे लिए डायरेक्ट यूज़ की नहीं होती हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती हैं, जो जीडीपी है जो आपकी, उसके अंदर इनका मेन भागीदारी होती है। तो कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई डिक्रीज़ हुई इंक्रीज़ हुई, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कितनी परसेंट। मैं आपको फिर बता देता हूँ भाई, 5.7% का डिक्रीज़ हुआ है फैब के अंदर। तो ये आपसे कभी भी कोई परसेंटेज नहीं पूछेगा, आप ये याद रख लीजिए, कभी कोई परसेंटेज नहीं। हमें से जो पूछेगा वो पूछेगा कि भाई इस डाटा को रिलीज़ कौन करता है। ये डाटा जो रिलीज़ करती है कंपनी या जो नॉन प्रॉफिट कंपनी या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडी, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है और हमारे लिए ये कैसे यूज़फुल होती है। तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए। और इसको फोकस करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इंडेक्स है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के द्वारा रिलीज़ किया गया है। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। इसके अंदर आती है आपकी मिनिस्ट्री, ये जो है, ये जो इंडेक्स इसने रिलीज़ किया है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो आपके चलते हैं, जो आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंडर ये आता है, उसके अंतर्गत ये आता है और ये डाटा रिलीज़ करता है। तो इसके अंदर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था भाई, इसके अंदर जो सबसे बड़ा महत्व है वो आपकी 8 कोर इंडस्ट्री है, जिसको कोर इंडस्ट्री कहते हैं। लास्ट टाइम में जो ये टॉपिक आया था वो कोर इंडस्ट्री के रूप में आया था।
तो वही रिपीट हो रहे हैं। आई होप आपने वो पढ़ा होगा या आपके ध्यान भी होगा। तो मैंने जो 8 इंडस्ट्री बताई थी उनका नाम चलो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने देखा था कोल, जैसे आपको याद नहीं होती तो ऐसे याद करें कि भाई इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी होती है, कोल की। और कोल से हम क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो पहली कोल, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी, या आपका क्रूड ऑयल, आपकी एनर्जी सेक्टर है जितना पहले उसको इंक्लूड करें। फिर नेचुरल गैस, जो आपके एनर्जी सेक्टर हैं, नेचुरल गैस होगी, क्रूड ऑयल हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल हो गया। इसके बाद इंडिया किस में सबसे अच्छा है, तो ये नेचुरल गैस है, जो आपका कोल है, क्रूड ऑयल, इसको ठीक करने के लिए, इसको आपके यूज़फुल बनाने के लिए आपकी रिफाइनरी इंडस्ट्री होगी। इसके बाद आ जाती है आपकी स्टील, स्टील के बाद आपकी आ जाएगी सीमेंट, एंड द लास्ट वन इज़ फर्टिलाइज़र। क्योंकि आपको पता है इंडिया कृषि प्रधान देश है और बहुत बड़ा लैंड हमारा इसके अंदर आता है, जो कि कृषि उत्पादन के अंदर, तो फर्टिलाइज़र भी ऑब्वियसली बात पाएगा। तो आपको स्टील और सीमेंट थोड़ा ध्यान रखना है। स्टील वैसे भी आप जा सकते हैं क्योंकि टाटा इंडस्ट्रियल स्टील सबसे ज़्यादा चलती है, और सीमेंट भी आपको पता है, पता नहीं कितनी प्रकार की सीमेंट की कंपनियाँ हैं। तो हमें याद करना है भाई 8 इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री को बोला जाता है, और इनकी रिपोर्ट आती है और वो बताते हैं भाई इस महीने इतनी ग्रोथ रही, इस महीने इतनी ग्रोथ रही। तो हमें याद करना है कि अगर आपसे कभी कोई प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा कि मान लीजिए पूछ लेगा 23-24 के अंदर किस इंडस्ट्री या किस सेक्टर के सबसे ज़्यादा आउटपुट देखी गई। तो है ना, इसके अंदर आप ये ना याद करिए, इसके अंदर दो ही होती हैं मेन। एक आपकी रिफाइनरी, क्योंकि जो एक लोग हैं, आम पीपल हैं, एक कॉमन पर्सन है, तो वो उसको क्या चाहिए, एक बेसिक नीड तेल चाहिए, एनर्जी चाहिए। किसी कंपनी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तेल चाहिए, डीजल चाहिए, तो ये रिफाइनरी से लेंगे। ये क्रूड ऑयल तो डायरेक्ट लेंगे नहीं, रिफाइनरी क्रूड पे डिपेंड करती है, बट जो हम मेन पर्सपेक्टिव देखें तो वो हमारी रिफाइनरी है। उसके बाद हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। हर बंदे को, हर कंपनी को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे आप याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है, और आफ्टर दैट आपकी रिफाइनरी होती है। तो यही दो ऑप्शन मिलते हैं कि रिफाइनरी, कभी रिफाइनरी पहले हो जाती है, कभी इलेक्ट्रिसिटी, तो इनके इंटरनल चलता रहता है। तो आप इसको ना थोड़ा सा बस इनको कभी भी दोनों ऑप्शन साथ नहीं मिलेंगे आपको, एक ये चीज़ याद रखिए, ये दोनों ऑप्शन कभी साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके ऊपर कुछ परसेंटेज का अंतर होता है, ज़्यादा नहीं, जैसे 0.1 का, 0.2 का, ऐसा ही परसेंटेज का अंतर होता है। तो आई होप आपने ये टॉपिक समझा होगा, कवर किया होगा, ये अच्छा टॉपिक है। वैसे भी आपको पता है कि भाई सैटरडे संडे को थोड़ी न्यूज़ हमारे पास कम होते हैं, एडिटोरियल पेज वगैरह कम होते हैं, और साइंस एंड टेक से ज़्यादा कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशंस होती हैं। तो अगला चल रहे हैं हम, तो वो चल रहे हैं भाई एक हेल्थ से, ये हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या है हेल्थ रिलेटेड टॉपिक की, जो ग्लोबल है, तो ग्लोबल हेपेटाइटिस बोला जा रहा है। आपको पता है हेपेटाइटिस एक टाइप ऑफ डिजीज़ है, और जो ये डिजीज़ है ये वायरल है, यानी कि वायरस से होती है। ये वायरल का मतलब ये नहीं जो फैल वही ऐसे, मतलब हवा से फैल जाती है, उनको केवल वायरल नहीं होते। वायरल वो डिजीज़ होती हैं जो फैलती हैं, और मेनली रिलेटेड टू वायरस होती हैं वो, मतलब जो वायरल डिजीज़ जो फैल जाती हैं, तो उनको हम वायरल कहते हैं। तो ये फैलती है, हाँ भाई फैलती है, किससे फैलती है, तो भाई ये बॉडी फ्लूइड से फैलती है। आपका खून हो गया, आपका पसीना हो गया, या आपका स्वेट जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो इन चीज़ों से फैलती है। या आपने भाई मान ले कोई ड्रगर है, उसने एक नीडल का दूसरे नीडल से यूज़ कर लिया, हेपेटाइटिस फैल गया। या आपने जो ब्लड होता है आपके, तो वो आपने कभी किसी को जरूरत, भगवान करे किसी को जरूरत ना पड़े, पर जरूरत पड़ गई और आपने ब्लड लिया है और उसके अंदर हेपेटाइटिस बी का पहली शिकायत थी, तो ऐसे हेपेटाइटिस बी फैलती है। तो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर जो रिपोर्ट आई है, ग्लोब की रिपोर्ट है, कि इंडिया है ना इसमें भी लीड कर रहा है भाई। इंडिया ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें लीड नहीं कर रहा है, तो इंडिया इसमें भी लीड कर रहा है। यानी सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर हेपेटाइटिस के देखे जा रहे हैं, बी एंड सी के। तो हेपेटाइटिस आपको बता देता हूँ भाई, ABCDE लगभग 5 टाइप की हेपेटाइटिस होती है, जिसके अंदर बी एंड सी सबसे कॉमन होती है, ए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, डी एंड ई बहुत कम रेयर चांसेस में होती हैं वो। तो बी एंड सी सबसे कॉमन। तो इंडिया के अंदर देखा जा रहा है कि भाई हेपेटाइटिस बी है ना बहुत हाई अमाउंट में बढ़ रही है। तो इससे होता क्या है कि ये जो रिपोर्ट आ रही है, ग्लोबल रिपोर्ट्स जो आती हैं, ये WHO की तरफ से रिलीज़ किया, तो इसके अंदर बताया गया कि भाई एक तो बढ़ रही है, ऊपर से सिर्फ आपको बताता हूँ इंडिया के अंदर 2.4% जितने, मतलब केस मान लीजिए आपके पास 100 केस आए,
तो 100 केस में से 2.4 ही आप नोटिस कर पाए। ऐसा क्यों? सिम्टम्स, हेपेटाइटिस बी और सी के जो सिम्टम्स है ना वो ईजिली नहीं दिखते हैं ऐसे कि भाई मतलब ईजी से आपसे दिखने लग जाएं। इसके सिम्टम्स बहुत ही कई बार आते भी नहीं है, आपको होती है पर आपको सिम्टम्स नहीं आते हैं और आपकी डेथ हो जाती है। डेथ कैसे होती है भाई? आपका लीवर ख़राब कर देता है। सबसे पहले तो आपको ये लीवर ख़राब करता है, उसके बाद आपको फीवर रहेगा कंटिन्यू, आपको लॉस ऑफ, भाई लीवर ख़राब हुआ है तो भूख तो लगेगी नहीं, तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो गई और अल्टीमेटली टू डेथ, और इससे डेथ हो सकती है। तो एक क्योरेबल है, हाँ भाई ये क्योरेबल तो डिजीज़ है, ऐसी बात नहीं कि क्योरेबल नहीं है, क्योरेबल डिजीज़ है। और अभी WHO का कहना है कि 2000 शायद 30 तक या शायद 25 तक, सॉरी 30 तक, हाँ 30 तक, कि हम पूरे ग्लोब के अंदर हेपेटाइटिस बी को लेकर चलेंगे। लेके क्या चलेंगे कि मतलब इसको ठीक करेंगे। तो इसके अंदर है ना हमारा एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो क्या है? फेलियर। हम फेल हुए किसके अंदर? हम, आपने शायद पढ़ा भी हो, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम चला था ग्लोब के, सॉरी इंडिया के अंदर, और ग्लोब के अंदर चला था हेपेटाइटिस डे के नाम से। WHO ने चलाया था हेपेटाइटिस डे, और जिसमें अवेयर करते हैं लोगों को कि भाई हेपेटाइटिस कैसे बचाएं, या आपके आसपास कोई हेपेटाइटिस का कोई बंदा हो तो उसको हेपेटाइटिस से रोकें। तो ये चलता रहता है, ये आपको पता है। तो एक तो हमारे इसका कंप्लीट फेलिएशन देखा गया। तो अब आर्टिकल लिखे हैं तो उसमें बताएंगे भाई फेल क्यों हो गया। इसके अंदर जो फेलिएशन बताया ना वो सबसे बड़ी बात होता है कि आम लोगों तक ये बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है। आम लोगों तक सुविधा उपलब्ध नहीं है, अफोर्डेबल ड्रग्स नहीं है। जो आप अफोर्डेबल दवाइयाँ दे रहे हो, सॉरी आप जो दवाइयाँ दे रहे हो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मान लीजिए दवाई 2000 की है, बंदे कमाता है 3000 है, और दवाई 2000 की है, तो वो कहाँ से लेके आएगा, कहाँ से मतलब वो गेन कर पाएगा? उसको बेसिक नीड भी चाहिए, उसको खाना भी चाहिए, उसको और कुछ भी चाहिए। तो अफोर्डेबल ड्रग्स नहीं है आपके पास। और ये देखा गया है कि जो जो ग्लोब है पूरा, मतलब जिसको हम अर्थ मानते हैं, अर्थ मानते क्या है, 304 मिलियन पीपल सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस बी एंड सी से ग्रस्त हैं। पूरे ग्लोब की रिपोर्ट है ये। अब देखिए कि 304 मिलियन पीपल सिर्फ एक हेपेटाइटिस बी से पीड़ित। तो इसके अंदर अभी उन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या करना चाहिए। एक तो आपको अफोर्डेबल ड्रग बनानी चाहिए, आपको देखो अब हर जगह R&D आता है। मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसके अंदर R&D, इसकी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए इंडिया को। तो है क्या, इंडिया है ना, आप ये देखिए जो आज का भारत है ना वो पुश हो रहा है एक तरफ। किस तरफ पुश हो रहा है? R&D की तरफ। तो R&D की तरफ पुश तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप पुश नहीं करोगे R&D की तरफ तो वैसे देश खत्म हो जाएगा। और ऊपर से देखा जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट फंड रिलीज नहीं कर रही R&D के लिए, वो राज्य नहीं है, वो तो बांटने, साइकिल बांट दो किसी को भाई आप फ्रूट बांट दो, किसी को चिकन बांट दो। तो इनके अंदर जो कि पॉलिटिक्स चल रही है वो इसके हिसाब से चल रही है। R&D के ऊपर आपकी पॉलिटिक्स है नहीं कि कोई कहता नहीं कि मैंने इतनी रिसर्च करवा दी, कोई कहता नहीं मैंने इतना डेवलपमेंट करवा दिया, कोई नहीं करता। सर एट लास्ट फ्रीबीज बांटते हैं और हम भी उनके चक्कर में आ जाते हैं और छोड़ देते हैं। बुनियादी चीज़ें हमारे पास नहीं है। शिक्षा जो बुनियादी है, कई बिहार के इलाके, झारखंड के इलाके जहाँ बुनियादी शिक्षा नहीं है वहाँ आज भी मतलब बहुत ही दयनीय हालत है उनकी। जो PVTG मैंने आपको बताई भी थी भाई, PVTG के अंदर भी 74 से 75 जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं, कास्ट आती हैं, तो उनके अंदर जाके देखोगे तो उनको PVTG की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि आपने कभी काम ही नहीं किया उनके ऊपर, इसीलिए आज उनको PVTG की जरूरत पड़ रही है। तो ये फेलियर होते हैं गवर्नमेंट के। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, वैसे ही पता है आपको आजकल माहौल का। चलो अगले पर आते हैं हम। तो अगला जो आ रहा है वो आ रही है हमारी, ये सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा, और द फोर्थ टॉपिक एंड द लास्ट, इसको मानिए सबसे बड़ा टॉपिक है ये आज का, जो आपको हर जगह यूज़फुल मिलेगा। और ये टॉपिक आपकी किस पे बेस, आपकी इंडियन आर्मी पे बेस, भारतीय सेना पे बेस। ये है क्या, हम एक एक करके इसको अप्रोच समझें। तो एक जो हमने देखा कि 2024 जो ईयर है वो आर्मी ने किसके रूप में करा है, वो रूप में करा है टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन
यानी कि टेक्नोलॉजी को हम सोख लें, खींच लें, पीछ जाएं। तो ये है क्या, ये कहा गया है कि भाई जो आर्मी आज जो हम चाहते हैं कि आप इतने सेना के अंदर बंदे आ गए हैं, तो ये केवल बंदे से नहीं, आज की जो वार होंगी, खैर मैं तो मानता हूँ कभी वार होनी नहीं चाहिए, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, पर मान लीजिए कभी आपके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया तो आप डिफेंड तो करने जाओगे नहीं, डिफेंड तो आपको करना पड़ेगा ही। तो डिफेंड करने के अंदर उन्होंने बताया कि आज के दिन जो बुनियादी टेक्नोलॉजी है ना, वो भी इंडियन आर्मी के पास नहीं है। कुछ अचीवमेंट बताई हैं, कुछ फेलिएशन बताई हैं, फेलिएशन तो नहीं कहेंगे भाई, उनको सुधार करके ठीक कर सकते हैं, वो बताए हैं कि भाई कौन कौन सी अपने पास इनिशिएशन होने चाहिए, किन किन बेसिस के ऊपर हमें डील करना चाहिए, या आपके जो पॉलिसीज़ हैं जो ग्लोबली भी हैं और जो नेशनली पॉलिसी हैं कि मेक इन इंडिया है या आत्मनिर्भर भारत है, तो ये पॉलिसीज़ आर्मी के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट की गई हैं और अभी आर्मी कैसे क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो सब चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझें, क्योंकि ये आपका समझने का वैसे भी बहुत बड़ा काम है, काम नहीं, आपको जानना चाहिए कि आपका कंट्री, आपका देश, आपके देश कैसा है। तो पहले हम चलते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा अब जरूरत है किसकी, एआई की। ये आपको पता है कि एआई एरा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों चाहिए। आज के दिन में बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉसिबल भी नहीं है कुछ चीज़ें, जैसे कि किसी का हम अब तक ये पढ़ा है कि भाई पॉलिटिक्स के अंदर चेहरे बदल के स्पीच दे देते हैं, ये चेहरे बदल के, उनके नाम बदल के, उनके चेहरे बदल के किसी और का वो लगा देते हैं पीछे आवाज़ और अब पहचान नहीं पता। ऐसे एआई क्या कर रहा है कि जो आर्मी है उसके अंदर जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू वो घुस गया। अब आपको पता है हर आर्मी पर्सन सोशल मीडिया के ऊपर है, एक्टिव है, लगभग एक्टिव है। तो उससे क्या होता है कि जो उनके मन के अंदर छवियाँ हैं, जो उनकी स्ट्रेटेजिकल हैं, तो उससे वो एक तरह से इफ़ेक्ट हो रही हैं। और ये इफ़ेक्ट एआई नोटिस कर रहा है कि आपकी सेना क्या कर रही है, कहाँ खा रही है, कहाँ बैठ रही है, कहाँ पी रही है, तो ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। एक इसके लिए कि भाई इसको कैसे कंट्रोल करें। सेकंड, एआई हमारे ड्रोन्स के अंदर होनी चाहिए, जो आपको पता है ड्रोन्स के अंदर वैसे भी थोड़ा इंडिया पीछे है अदर कंपेयर करें कंट्री से, तो जैसे यूएस, चाइना से, रसिया से इनके कंपेरिजन इसराइल से भी कर लें, तो भी आपको पता है ड्रोन वगैरह में हम बहुत पीछे हैं। दूसरा, अब आजकल एक आपको नई चीज़ सुनने को मिली होगी, साइबर वॉर। भाई साइबर वॉर है क्या, जब आपके पास टूल एंड टेक्नोलॉजी आ गई तो वो कहीं कंप्यूटर के अंदर तो होंगी, आपका कंप्यूटर के अंदर तो होंगी ना। जब आपके वो कंप्यूटर के अंदर हैं तो उस कंप्यूटर को हैक कर लें, तो उसको क्या कहेंगे, साइबर वॉरफेयर। कि रसिया ने मान लीजिए कोई अमेरिका का साइबर पेंटागन हैक कर लिया, पेंटागन ने या CIA ने रसिया के कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट ही हैक कर लिया जिससे पूरी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दें, तो ये साइबर वॉर होती है कि भाई कनेक्टिविटी तोड़ दें, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई तोड़ दें साइबर वॉर के थ्रू। तो ये इसके अंदर भाई इंडिया को इनिशिएट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सेकंड जो हमारे ना थर्ड जो हमारे बता रहे हैं वो है हाइपरसोनिक टूल्स वेपन्स होने चाहिए आपके पास। टूल बोल रहा, सॉरी वेपन, अगर टूल बोलना तो मेरी गलती होगी भाई। वेपन होने चाहिए आपके हाइपरसोनिक मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए कि उसको देख ना पाए, उसको पकड़ ना पाए। आपकी मिसाइल चल रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20, 100, 150, 250, 300, 500, 700, तो उसकी स्पीड नहीं मान जाती है। आज के दिन के अंदर आपको पता है जो स्पीड है वो इतनी फास्ट है, 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, 2800 किलोमीटर प्रति घंटा, 3,000, 4,000, यानी कि आपकी आवाज़ से भी कई गुना ज़्यादा, 2, 3, 5 गुना ज़्यादा। मैंने आपको कल पढ़ाई भी था, वैसे सॉरी कल बोल रहा, 2-3 दिन पहले मैंने आपको रसिया की कुछ मिसाइल्स पढ़ाई थी, तो आपने देखा था उनकी किसी की स्पीड 5 गुना ज़्यादा थी, किसी की 10 गुना ज़्यादा थी साउंड के कंपेरिजन में। तो इनके ऊपर इंडिया को काम करना चाहिए, ये बोला गया। अब हम आते हैं अपने मेन उसके ऊपर कि ये तो बताएंगे कि क्या होना चाहिए क्या ना होना चाहिए। बाकी जो समझदार लोग हैं, अभी ऐसी बात तो है नहीं कि सरकार में ब्रेन नहीं है, सरकार के पास तो ऐसे ऐसे ब्रेन है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सिचुएशन अवेयरनेस कर रहे हैं कि भाई जो हमारे पास जो सिचुएशन है उसको कैसे समझे, कैसे टैकल करें।
तो आपको पता है उनको टैकल करने के लिए जैसे कि जो आपका एक इनिशिएटिव है जिसको कहते हैं मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, तो पहले मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, 1 2 3, लगभग 3 के ऊपर बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, तो 4 प्रोजेक्ट हैं लगभग। अब मैं एक एक को नहीं समझाऊंगा, मैं इतना बताता हूँ कि मेक इन इंडिया में क्या है कि प्रोजेक्ट 1 के अंदर काउंट किए गए जैसे छोटे वेपन, जैसे आपकी बंदूक, गोली, बारूद, और जैसे थोड़े से बड़े जैसे टैंक वैंक आपने बना लिए हैं, या आपने कुछ ये बनाए जैसे इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल हैं, डिफेंस सिस्टम आपका खुद का सैम बनाई आपने, इसको MBT बनाई है आपने सैम बनाया है, बैलिस्टिक ट्रेबल मिसाइल हैं जैसे कि सोनारिटिक मेट्रिकल मिसाइल्स हैं। तो ये इंडिया की बनाई हुई है, मेड इन इंडिया। तो पहला तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने कुछ इनिशिएट किया और बनाया, ये अच्छी चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की कि भाई कंप्लीट, एक क्या है मैंने मैंने क्या किया, साइन कर ली कि भाई 50% हिस्सा इंडिया के अंदर जो भी वेपन बनेगा या जो भी चीज़ बनेगी उसकी 50% हिस्सा इंडिया के अंदर, और 50% आप अपना लगा सकते हो। मतलब जैसे भाई मैंने चाइना से डील कर ली कि भाई 50% जो मैं मिसाइल बनाऊंगा उसका कवर, उसके आउटर कोरिंग और उसके अंदर जो यूज़ होने वाला फ्यूल है वो मेरा होगा। हाँ, आपका क्या होगा, आपका 50% क्या होगा, आपका 50% होगा टेक्नोलॉजी, आपकी 50% क्या होगी, जो 50% मैं काउंट कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी हो गई, आपकी 50% में काउंट हुआ आपका भाई जैसे कि आउटर कोर, तो हमारे आउटर कोर हमने बनाने तो इनर आपका हो गया, या हम बताएं कि आपकी गाइडेंस, आपकी IC, आपकी सर्किट्स, ये सब कुछ आपके होंगे। तो ये 50% की डीलिंग होती है प्रोजेक्ट 2 के। प्रोजेक्ट 3 के अंदर होता है, प्रोजेक्ट 4 में चलते हैं पहले, इसके अंदर कंप्लीट लाइक राफेल, हमने पूरा बाहर से राफेल खरीद लिया, बात ख़त्म। प्रोजेक्ट 3 के अंदर क्या होता है कि हम चीज़ें तो बाहर से खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनकी जो स्पेयर पार्ट है वो इंडिया बनाएगा, वो इंडिया के अंदर ही तैयार होंगे। ऐसा नहीं कि भाई मैंने राफेल खरीद लिया और उसका कोई पार्ट ख़राब हो गया तो मेरे को वापस भाग के जाना पड़ रहा है उसको पार्ट लेने के लिए अदर कंट्री के पास। नहीं, आप जो बनाओगे वो आपके पास ही रहना चाहिए। आप बना तो लोगे तो वो आपके पास होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, पॉइंट की तरफ। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी से बजट दिया जाता है ना, उसका 50% बजट तो केवल और केवल इंपोर्ट में है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि मान लो आपके 100 रुपये दिए हैं कि भाई बता दे 100 रुपये आपके पास, तो आपको 50 रुपये से तो पूरा घर चलाना है, और 50 रुपये से आप सिर्फ एक सामान खरीद के लाओगे बाहर से। 50 में आप पूरा घर चला रहे हो, 50 रुपये में आपको सामान लाना खरीद के, तो 50% तो इम्पोर्ट में चला गया इंडिया का। R&D के लिए कहाँ फंड बचे हैं भाई, R&D के लिए फंड कहाँ बचे हैं ये बताइए। उसके अंदर 50 में आपको मेडिकल हेल्थ भी देनी है, बायोटेक्नोलॉजीज़ के अंदर, जैसे कि आजकल वैसे को पता है कि बायो वेपन भी बोले जा रहे हैं, हालांकि वो सबसे बेकार चीज़ मैं मानता हूँ उसको। लाइफ के अंदर बायो वेपन कभी नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए किसी भी कंट्री के पास। बायो वेपन का क्या पता भरोसा, वो वायरस है उसका किसी को भरोसा नहीं, वो कभी इंसान को नहीं देखेगा कि भाई मेरे को इसके पास जाना है इसके पास नहीं जाना। चलो आपने एक गोली चलाई तो आपको पता है कि गोली सामने ही जाएगी, वायरस का कोई भरोसा नहीं, वो वापस आपके ऊपर अटैक कर देगा, उसका कोई भरोसा नहीं होता भाई। तो एक तो है ना, इसके अंदर इनिशिएट करना चाहिए इंडिया को कि भाई बायोटेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना चाहिए। सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेक इन इंडिया है, तो मेक इन इंडिया था उसको अब हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत, कि मेक इन इंडिया से हम आत्मनिर्भर भारत बना लें। यानी कि आत्मनिर्भर भारत क्या हो गया कि हम सारी चीज़ें इंडिजीनियस बनाएंगे और अपने ऊपर सेल्फ हो जाएंगे, तो आत्मनिर्भर हो गए, हम सेल्फ पे डिपेंड हैं, हमें किसी बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब होगा ये, जब आप मेक इन इंडिया, मैंने मेक इन इंडिया के 4 प्रोजेक्ट आपको बता दिए। अब मैं बताता हूँ कि 50% जो इंडिया है डिफेंस इकोनाइजेशन, जिसको डैप 2020 बोले जा रहे हैं, यानी कि DAP डैप है, डिफेंस इकोनाइजेशन प्रोसीजर, इसके अंदर 50% की डीलिंग जो मैंने बताई आपको, 50-50 की डीलिंग वो है। अब बताया जाता है कि भाई आपका R&D के ऊपर, तो मैंने आपको पहले बताया कि भाई R&D तो हर जगह आएगा,
कि इसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए। इम्प्रूव कैसे करना चाहिए, तो ये बताया जा रहा है कि पूरे जो हमारी जीडीपी है उसका हम सिर्फ 0.8% यूज़ करते हैं। ये आप खुद देखिए, आपकी जीडीपी जितनी है उसका केवल कितना यूज़ कर रहे हैं, 0.8% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 0.8% कब यूज़ कर रहे हैं, जब आपकी कंट्री डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग में स्टेज में चल रही है, डेवलप्ड नहीं डेवलपिंग स्टेज में है, उसके बाद भी 0.8%। जबकि हम अदर कंट्रीज़ को हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा जो चाइना है वो 2.8% अपनी जीडीपी का, यूएसए है वो 2%, इज़राइल है वो 3.4 के लगभग है, और जापान भी, सब हर कोई R&D में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो आप ये देखिए चाइना की जीडीपी इतनी ज़्यादा है, उस जीडीपी का 2.8%, और हम हमारी जीडीपी, यदि आप मानिए कि चाइना की जीडीपी ये है तो इंडिया की जीडीपी यहाँ पर है कहीं, ये इस जीडीपी का इतना हिस्सा दे रहा है और हम अपने जीडीपी का सिर्फ इतना हिस्सा। आप सोच रहे हैं इतनी बड़ी जीडीपी होने के बाद भी इतना ज़्यादा हिस्सा, और इतनी छोटी जीडीपी होने के बाद भी इतना सा हिस्सा। आप कंपैरिजन करिए इसका, तो हम बहुत पीछे इन चीज़ों के अंदर। इसके इनिशिएट करना चाहिए इंडिया को। तो आज के यही टॉपिक है, होप आपको अच्छे लगे होंगे। और भाई राइटिंग की इशू है तो इसको धीरे धीरे रिजोल्व करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास पेंसिल नहीं है तो उंगली से ये फिंगर से ही काम चलाना पड़ता है। तो कोई नहीं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। होप you like, share and subscribe. Thank you.